नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विकसित भारत के संकल्प की, जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए भारत क्षेत्र जोन 2 का सम्मेलन हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के समापन सत्र में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य, चुनौतियों और विधायिका की भूमिका पर मंथन हुआ और विकसित भारत की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। समावेशी नीति निर्माण से लोकतांत्रिक परिणाम अधिक मजबूत होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा, संवाद, कार्य योजना से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य मिलकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी ने देश को विकसित देश में बदलने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। हरवंश जी ने कहा कि जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि एक जागरूक समाज लोकतंत्र की मजबूत नींव रखता है। वहीं हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता और विधायिका के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने विकास के 6 स्तंभों का उल्लेख किया और कहा कि विकसित राज्य ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। इस सम्मेलन में करीब 40 प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। समापन सत्र में हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष ने विकसित भारत और विधायिका की भूमिका पर प्रकाश डाला, विचार व्यक्त किए। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात विकसित भारत के संकल्प की करेंगे, जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। केवी प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री प्रकाश जी। जाहिर सी बात है, सीपीए जोन 2 के सम्मेलन में विकसित भारत को लेकर हुए मंथन और संकल्प पर हम बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हम बात करें, आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने क्या कहा इस सम्मेलन में, उसको भी हम सुनते हैं। हमारी संघवाद का जो दृष्टिकोण है कि राज्य और केंद्र मिलकर किस तरीके से योजनाएं, नीतियां, कानून और लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और उन अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ हम नए दृष्टिकोण, नए विचार के साथ बदलाव कर सकते हैं। हम इन संस्थाओं में जनता की भागीदारी को बढ़ाएंगे और सबसे बड़ी आज जिम्मेदारी है कि विधायी संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा बढ़े, जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा के साथ जवाबदेही बढ़े और हम और जवाबदेही और उत्तरदायित्व के साथ काम करें। 21वीं सदी का समय भारत का आकांक्षी भारत का समय है। यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, समाज के लोग बहुत आकांक्षी हैं और ये बदलाव का समय भी है और ये बदलाव की जिम्मेदारी हमारी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षा, विश्वास, भरोसे के साथ चुनकर भेजा है। तो जाहिर सी बात है, इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सहित तमाम वक्ताओं ने विकसित भारत के लिए जन भागीदारी पर खासतौर पर जोर दिया, विधायिका की जवाबदेही और कार्यनीति के मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत केवी प्रसाद जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि विकसित भारत 2047 का एक बड़ा संकल्प है जिसमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि समाज का नेतृत्व करते हैं। जनता की आकांक्षाओं और जरूरत को पूरा करने के लिए विधानसभाओं का एक बड़ा योगदान होता है। चर्चा, संवाद, कार्य योजना से विकसित भारत 2000 के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। चर्चा, संवाद और कार्य योजना,
ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा अध्यक्ष जी ने इनका उल्लेख किया है अपने संबोधन में। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मनोज जी, देखिए, बहुत ही अहम है कि जिस तरह से हमारे पास 2 दशक से समय है जब हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं, और जैसे राष्ट्रीय संकल्प है, तो इसके लिए काफी राज्यों के, मतलब हमारे यहाँ जो विभिन्न राज्य हैं तो और यूनियन जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है, सब मिला के 30-32 जो बनते हैं, तो सभी का एक तरह से सभी की सामग्री, सभी की तरफ से मेहनत होगी, सभी की तरफ से प्रयास होगा, तब जाके आप लक्ष्य को साधेंगे। और क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्या हैं, अलग अलग कठिनाई हैं, अलग अलग बाधाएं, अलग अलग और प्रणालियां भी हैं, मतलब आपको हर एक की वहां पे भौगोलिक परिस्थिति अलग वगैरह है। तो ऐसे में जब तक जनप्रतिनिधि जो कि सीधा सीधा जनता से संवाद रखते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में तमाम सारी चीजों को, तो ऐसे में जो जन आकर्षित, जिसकी तरफ स्पीकर महोदय ने भी बात रखी है कि सीधा जब आप जुड़ते हैं जनता से, आपको जनता की अपेक्षा है, जनता क्या चाहती है ये आपको पता है, और उसमें जो समस्या है उसका समाधान और निदान कैसे हो। क्योंकि जब तक ये समाधान और चीजों नहीं निकलेंगी तो आपके विकसित भारत के रास्ते में कोई भी रोड़ा हो उसको हटाना और जनप्रतिनिधि का सबसे अहम कार्य रहेगा इसमें। तो मेरे ख्याल से ये सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047-26 खत्म होने वाला आधा रास्ता निकल गया, तो 21-20 2 दशक का समय है हमारे पास पूरे राष्ट्र को इसमें कमर कसने के लिए। मनोज जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसके और भी पहलू हैं, मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा, लेकिन श्री प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य है और विधायिका की भूमिका पर चर्चा, 2 दिन चर्चा की, विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विधायिका की भूमिका की बात की जाती है, आप किस तरह से देखते हैं विधायिका की भूमिका को? धन्यवाद। मैं मनोज जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कतें हैं, इस नाते क्षमा चाहता हूं आप सबसे। जहां तक विधायिका का सवाल है, आप ये देखें कि पूरी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कुल 180 चैप्टर्स हैं। उन 180 चैप्टर्स में से 32 चैप्टर्स भारत में हैं, यानी प्रत्येक राज्य इस पूरी भूमिका में शामिल है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 2 यूनिट्स हैं। इसी तरीके से सभी राज्यों की, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, सभी राज्यों की यूनिट्स बांटी गई हैं और इन सभी का कार्य स्वरूप जो है बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभाएं हैं, विधान परिषदें हैं, फिर ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज से प्रेरित होते हुए ये राष्ट्रमंडलीय संसदीय समूह क्यों बना? जी, ये इसलिए बना कि हम लोकतंत्र के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर सकें। और जैसा कि आपने बताया भी कि लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का है, तो विकसित भारत के लिए नीतियों का बनना महत्वपूर्ण है, नीतियों का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। और ये जो मंच राष्ट्रमंडलीय व्यवस्था के तहत प्राप्त हुआ है, इससे पूरी दुनिया में जो नीति निर्धारक तत्व हैं, जो नीतियां बन रही हैं, उनके अनुभव से भी लाभ लिया जा सकता है। और जब ये सभी 32 चैप्टर्स एक साथ बैठेंगे तो सभी राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप जो जो नीतियां बन रही हैं, जो क्रियान्वयन हो रहा है, उन सब की जानकारी भी साझा हो जाती है। और एक ऐसा मंच है जिसमें राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ करके सभी चैप्टर्स काम करते हैं और एक दूसरे के साथ सीखते हैं। ये बहुत ही बेहतर मंच है सीखने के लिए और नीतियों को बनाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए। और 2047 का जो भारत को विकसित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की दिशा में बहुत सकारात्मक लाभ इस संस्था का लिया जा सकता है। जी, जाहिर सी बात है, विकसित भारत की जब बात होती है, विधानमंडलों की चर्चा होती है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका की बात की जाती है, तो दरअसल इसलिए की जाती है क्योंकि चाहे बात विधानसभा की हो या संसद की हो, मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनते हैं और वो कानून जो बनते हैं वो देश को एक दिशा देने का काम करते हैं और लक्ष्य
विकसित भारत का है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने केवी प्रसाद जी एक महत्वपूर्ण बात कही कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, मुद्दों पर बातचीत हो। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि कई विधानसभाओं में चर्चा और संवाद कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी मनोज जी, आप और मैं जानते हैं कि पिछले 3 दशक से ज्यादा ही भारतीय राजनीति में ये एक त्रुटि आई है, जिसे कहें कि वही एक तरह से व्यवधान पैदा होके चर्चा सार्थक रूप से नहीं होती। उसका सबसे बड़ा उसका जो है किसी को लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन को गठित करते हैं, तो सदन में जो भी पक्ष रखा जाए और सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात और विपक्ष की तरफ से, तभी उसमें से जो बीच में मंथन होकर जो निकल के आता है, उससे ही कार्य प्रणाली और उससे ही जो सरकार है वो आगे की नीतियां तय करती है। तो ऐसे में अगर व्यवधान हो और बाधा पहुंचाया जाए और सदन में सुचारू ढंग से अगर कोई भी चर्चा न हो, तो उससे सीधा उसका जो है जनता को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है, क्योंकि ना वो पॉलिसी बन पाएगी। अगर पॉलिसी में त्रुटियां हैं वो नहीं है उसके ऊपर उजागर हो पाते उस वक्त, और कानून बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कानून हवड़ा तवड़ी में बन गए और बाद में आप समस्या पहचानते हैं, फिर उसको निदान करने में काफी वक्त लग जाता है। तो ऐसे में ये चीज चर्चा बहुत जरूरी है। और पिछले 1 दशक से भी ज्यादा लगातार, चाहे हमारे लोकसभा के स्पीकर हो, राज्यसभा के चेयरमैन साहिब हों, प्रधानमंत्री, बाकी जितने भी नेता हैं, इस पे हमेशा कहें कि संवाद होना चाहिए। संवाद रखिए, आप अपनी बात रखिए। और शायद मैंने आपके किसी और प्रोग्राम में भी पहले कहा था, मुझे एक बार याद है हमारे भूतपूर्व स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी ने उस वक्त ऐसी बात हो रही थी सदन में, तो उन्होंने कहा आप सदन में अगर विपक्ष की बात सुन रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं आप उनकी बात से सहमत हैं। आपकी जब वक्त आएगा आप अपनी बात रखिए, तर्क वितर्क से ही तो आगे रास्ता निकलेगा। जी जाहिर सी बात है, जब सदन में चर्चा होती है, संवाद होता है, मुद्दों पर बात होती है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है और उस रास्ते से देश को दिशा मिलती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा श्री प्रकाश जी जो इस सम्मेलन में उभर कर सामने आया कि किसी भी लोकतंत्र में जनता और विधायिका के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। जनता और विधायिका के बीच में जितनी कम दूरी होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब है इसके पीछे? देखिए, बहुत अच्छा विषय उठा है ये कि हमारी संसदीय व्यवस्था में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधान पालिकाओं के हों, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों, चाहे संसद के हों, उन सबका जनता से जुड़ाव लगातार बने रहना चाहिए। और इसीलिए मनोज जी आप ध्यान देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने सभी सांसदों को एक निर्देश रहता है कि आप क्षेत्र में जरूर जाएं, शनिवार रविवार का जो समय है वो क्षेत्र में बिताएं जब संसद का सत्र न चल रहा हो। और इसी तरीके से तमाम राज्य सरकारें भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से आग्रह करती हैं कि आप जाएं। सरकार की तरफ से उन सभी को एक अच्छा अनुदान भी प्राप्त होता है, जिससे विकासात्मक कार्य भी होते रहें। इसके अलावा जो क्वेश्चन आवर होता है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। वो एक तरह से जनता से सीधा जुड़ाव उस संसदीय व्यवस्था का, उस विधायी व्यवस्था का बना रहता है जी। और इसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे की बातों को समझना, सुनना। और जो प्रसाद जी अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मैं सिर्फ उसमें इतना जोड़ूंगा कि वैश्विक राजनीति को भी आप देखेंगे तो ये एब्रेशन हर जगह आया है, हर जगह व्यवधान होते रहते हैं संसदीय व्यवस्था में, लेकिन उससे अंततः नुकसान पॉलिसी मेकिंग का होता है, गवर्नेंस का होता है, आम जनता का होता है। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारा खर्च भी होता है। तो वो खर्च तो लगातार होता रहता है, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा होता है। इस नाते बहुत जरूरी है कि संसद की जो बैठकें हों या विधान पालिकाओं की जो बैठकें हों, बहुत रचनात्मक रूप से हों, विषयगत उस पर तर्क वितर्क हों और उसमें से पॉलिसी आउटकम निकले। ये जो संसदीय तंत्र है, इसके जो सदन बने हैं, ये इसलिए नहीं बने हैं कि आप हंगामा करते हैं, इसलिए बने कि कलेक्टिव विजडम वहां निकल करके आए। सामूहिक विमर्श के साथ जो ज्ञान या विज्ञान की जो बात वहां होगी या जो नीति निर्णायक तत्व वहां से निकलेंगे, उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है।
और ये जो सम्मेलन हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे की परिस्थितियों को जानने का, एक दूसरे के अनुभवों को अपने अनुभवों में शामिल करने का एक बड़ा उत्तम प्रयास है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि संसद में या विधानमंडलों में जब चर्चा होती है, जाहिर तौर पर उसका असर नीतियों पर पड़ता है, और जब नीतियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण, विकसित भारत का लक्ष्य साकार होता है। लेकिन विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको कैसे साकार किया जा सकता है? जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरवंश जी ने इस सम्मेलन में खासतौर से इस बात को कहा कि जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान है। मेरा सवाल केवी प्रसाद जी आपसे ये है, या इस मुद्दे को मैं समझना चाहता हूं जो हरवंश जी ने कहा कि जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे साकार किया जा सकता है। किस तरह से, किस तरह के जागरूक समाज की अपेक्षा है, किस तरह जनप्रतिनिधियों की सक्रियता की जरूरत है? मनोज जी, अभी जैसे मैं प्रोफेसर साहब को सुन रहा था तो उनकी एक बात जो थी, जो क्वेश्चन आवर की बात की, जो प्रश्न काल है, वो एक इतना मजबूत, इतना सशक्त तंत्र पार्लियामेंट या अपने विधायिका में तंत्र है जिसके तहत सीधा सीधा सरकार की जवाबदेही तय की जाती और सरकार को अपनी नीतियों के ऊपर टिप्पणियां मिलती वक्त वक्त से, और वो इसलिए कि जनप्रतिनिधि विपक्ष का हो या पक्ष का हो या अपक्ष हो, किसी भी पक्ष का हो, वो जनता से जुड़े मुद्दे, सवाल सरकार के सामने उठाते हैं। जी। तो ये जवाबदेही तभी तय होगी। तो जैसे एक दूसरा जो आपने कहा, विकसित भारत में अनेक है, आर्थिक तो एक है ही, लेकिन हमारे यहाँ जैसे पूरा कई दशकों से चलता आ रहा है कि हमारे यहाँ जो मानव संसाधन है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस है, उसमें काफी समस्या है, हर एक राज्य में अलग है। अभी मतलब कई चीजों में हमारे यहाँ समस्या है, खासकर जो हमारे शिक्षा में है, हमारे परेशानी है कि भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको आप कैसे करेंगे? तो आर्थिक और सोशल और आपका जो है सामाजिक एक जो है, तीनों जब इकट्ठे चलेंगे तभी आप विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ जैसे हम अग्रसर हैं। तो जैसे एक हमारे पड़ोसी राष्ट्र है जहां पे हम कहते हैं, वहां भूटान में वह कहते हैं जी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो उसको अपने आकलन करते हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं वो कितने खुश हैं। तो एक ये नया कई राज्यों में, ये कई राष्ट्रों में इस तरह के हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर ना भी जाते हुए कहूंगा कि हमें अपना मालूम है हमारे देश को क्या क्या समस्या है और किसको प्राथमिकता से उसका निदान करना है, और उसमें विधायिका और जो हमारे संसद का बहुत अहम रोल है, ऐसा मेरा मानना जी। केवी प्रसाद जी, सरकार से तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार विकसित भारत की दिशा में योजनाएं बनाए, कार्य करे, और सरकार उस पर कार्य कर भी रही है, लेकिन एक जागरूक समाज किस तरह भूमिका निभा सकता है? क्योंकि इसमें जी मनोज जी, आप जिसपे कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री लगातार इसमें कहते हैं कि जन भागीदारी होनी चाहिए हर कार्यक्रम में। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार जितने बड़ी योजना बना दे, उसको जब धरातल पे उतारेंगे और उसमें जनता नहीं जुड़ेगी, जैसे हम सब जानते हैं जब स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत हुई थी तो काफी सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन वो जागरूकता बढ़ती चली गई। ठीक है, बीच में ढिलाई आती है, लेकिन लोग ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा जागरूक हैं और वो जन भागीदारी दिखी है। तो इसी तरह जन भागीदारी जब होगी अलग अलग कार्यक्रम में, सरकार का कार्यक्रम नहीं, लोगों को लगे ये हमारे हित के लिए। और अभी आपको याद होगा एक एक्स प्लेटफॉर्म पे एक रील चला था कि कैसे किसी एक प्रांत में लोग अपने सफाई अभियान आज भी रखते हैं बतौर और किसी प्रांत के। तो इस तरह से जागरूकता अभियान, तो जन अभियान जब तक जुड़ता रहेगा तब तक आप सरकार जितने बड़ी ग्रैंड प्लान बना ले, जमीन पे उतारे, लेकिन जब तक जनता उसको स्वीकारेगी नहीं और जनता उसको आगे लेके नहीं जाएगी, तो ये मेरे ख्याल से ये उस तरफ से आएगा। मनोज जी बिल्कुल। जागरूक समाज की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा मुद्दा आता है अपने मत के प्रयोग का, वोट देने का, कि हम अपना वोट जरूर दें और एक निर्णायक सरकार को चुने। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी
कार्यक्रमों में भागीदारी, जन भागीदारी, जिसका उल्लेख केवी प्रसाद जी कर रहे थे, स्वच्छता अभियान में जिस तरह से जनता की भागीदारी रही, सरकार जिस तरह से जन भागीदारी की योजनाएं चलाती है, जाहिर तौर पर लोकतंत्र और विकसित भारत के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा श्री प्रकाश जी, जब हम विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो संतुलित और समावेशी विकास का मुद्दा उठकर सामने आता है। इस सम्मेलन में भी उभरकर सामने आया। संतुलित और समावेशी विकास, इससे क्या तात्पर्य है, क्या संदेश है इसका? देखिए मनोज जी, हमारी संस्कृति और सभ्यता में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण रही है। हम सभी प्रकृति पूजक लोग हैं। हमारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें प्रत्येक जीव का महत्व है जी। और अगर मैं तुलसीदास जी को यहाँ पर कोट करूं तो उनकी एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। यानी जो हमारा जैविक शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। जब तक इसका संतुलन बरकरार रहता है हम सभी स्वस्थ रहते हैं। ठीक यही प्रक्रिया विकास के साथ भी है। तो जल, वायु, अग्नि, इन सारे तत्वों का एक संतुलन बना रहे जो हमारे विकास क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता वैसे हमारा समाज, वैसे हमारा विकास क्रम सब कुछ स्वस्थ रहेगा। और वो विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि विकास की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचना, यानी जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास जब पहुंच जाएगा तो उस विकास को हम समावेशी विकास मानेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, भारत जैसे राष्ट्र के लिए जिसका लक्ष्य बड़ा है, जिसको 2047 तक विकसित होना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए तकनीक की बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं। उन सबको विकास की आवश्यकता मानते हुए वरीयता देने की आवश्यकता है। और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमको अपने आप पर, स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए, अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखते हुए, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए एक संपोषित विकास की प्रक्रिया शुरू करनी है जिससे हम सभी स्वस्थ भी रहें और हमारी अगली पीढ़ी का भी भविष्य सुनहरा बन सके। तो एक बहुत बड़ा विषय संपोषित विकास का है। पूरी दुनिया इसके लिए चिंतित है और हम सभी बदलते हुए जलवायु के परिवेश से भी कहीं न कहीं जुड़े ही रहते हैं, कहीं न कहीं उससे प्रभावित भी होते रहते हैं। इस नाते संपोषित विकास का और अंतिम व्यक्ति तक वह विकास पहुंचे तो समावेशी विकास का भी हमारा जो लक्ष्य है वो भारत के विकास क्रम के लिए बड़ा आवश्यक है। एक और बात प्रसाद जी कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सरकार की नीतियां तो बनती हैं, उसके लिए खर्च भी करती है जी। लेकिन जब तक जनमानस अंतर्मन से इस विकास क्रम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अंततः समृद्धि उसी के पास आनी है, अंततः पूंजी उसी के पास आनी है, अंततः जीवन स्तर उसी का सुधरना है। तो जब तक हमको यह भाव पैदा नहीं होगा कि विकसित भारत से हमारा अपना जीवन सुधरेगा, हमारी पीढ़ियों का जीवन सुधरेगा, हमारा लाइफ इंडेक्स बढ़ेगा, हमारा हैप्पीनेस कोसेंट बढ़ेगा, तब तक वो विकास क्रम उस रूप में प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरा यह मानना है कि बहुत अच्छी चर्चा इस रूप में हुई कि समाज को भी, प्रधानमंत्री जी प्राय कहते भी हैं कि 140 करोड़ लोग अगर एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो इस बड़ी दूरी को पाटने में बहुत आसानी होगी जी। तो वो 140 करोड़ का आह्वान जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि सबका साथ मिले, जिससे विकास क्रम में सब लोग शामिल हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल श्री प्रकाश जी, विकसित भारत का लक्ष्य जाहिर तौर पर संतुलित विकास और समावेशी विकास के जरिए ही प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि असमानता एक बड़ा मुद्दा समाज के सामने है, देश के सामने है। लेकिन केवी प्रसाद जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बात जब हम संसदीय प्रक्रिया की करते हैं, विधान मंडलों की कार्रवाई की करते हैं, और एआई का मुद्दा जो इस सम्मेलन में भी उभरकर सामने आया कि कैसे संसदीय प्रक्रिया में एआई का उपयोग जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, किस तरह जनता से और करीबी से जोड़ सकते हैं खुद को। आप कैसे देखते हैं जब हम एआई के उपयोग की बात करते हैं संसदीय प्रक्रियाओं में या जन भागीदारी की दृष्टि से? मनोज जी, आपका ध्यान में एक आकर्षित करना चाहूंगा। इस साल के शुरुआत में, प्रारंभ में
कॉमनवेल्थ स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, जिसमें आप भी थे जी। और उसमें एआई का पूरा एक सेशन था जी। और इसीलिए था कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों के जितने स्पीकर और शासनाध्यक्ष आए थे उनको, माफ कीजिए, जो स्पीकर्स आए थे, उन्होंने इस पे ही ध्यान आकर्षण किया कि कैसे एआई का प्रयोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ले सकते हैं, ताकि जिस जनता की वो सेवा कर रहे हैं उसको और इससे कितना लाभ। और उसमें, और आपको याद होगा कि जनवरी माह में जब हमारे स्पीकर महोदय ने एक बात रखी थी इस कॉन्फ्रेंस से पहले, एक प्रेस वार्ता जब दिल्ली में की थी, कि किस तरह से पार्लियामेंट अपने सुचारू ढंग से जो है कैसे कम से कम समय में सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करके हमारे यहाँ 20-22 जो करते हैं, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको, जो सांसद हैं उनको कैसे जो उनको उपलब्ध, जो उनको सामग्री चाहिए वो कैसे कम समय में उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो जनता तक वो बात अपनी रख सके। तो एआई तो अभी जिसे कहते हैं एक इमर्जिंग फैक्टर है, उसका अभी लोग अभी इसे कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम इसका कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ एक छोटा मुद्दा और जुड़ गया है, जो कि समग्र विकास की हम बात कर रहे हैं, एआई को लेकर, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हमारे टूल्स को लेकर अब जो अलग अलग विकसित देशों में भी हो रहा है कि स्वच्छ पानी का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसको लेकर, और इसको लेकर पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा। और अगर आप देखें 1992 से लेकर अर्थ समिट जब हुआ था रियो में, तब से लेकर विकास और समाज के विकास और प्रकृति के बीच में कैसे बना के चले, ये एक पूरा प्रयास है। बिल्कुल केवी प्रसाद जी, जाहिर सी बात है कि जो सीपीए जोन 2 का सम्मेलन था हरियाणा विधानसभा में हुआ, उसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई जो संसद और विधानमंडल से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पे सम्मेलन के दौरान भविष्य की चुनौतियों और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। सीपीए जोन 2 का ये सम्मेलन विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को नई दिशा देगा। केवी प्रसाद जी, श्री प्रकाश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।